देखो चार्ज हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया है और फोर्स डिस्कस कर लिया है, और अपने को अब जो है यहाँ पे पार्ट 3 में वो डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो राइट ऑफ पार्ट 3 इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक होगा। सुनेंगे देखना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करना है, ध्यान सुनेंगे। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा हूँ। लुक हियर, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया और ये चार्ज Q है, और इस Q के कारण जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करनी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करनी है Q चार्ज है, Q चार्ज R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज है Q हमने लिया हुआ है और इस चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सपोज, तो हम क्या करेंगे, तो कहीं भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे प्रैक्टिकली हम करते क्या है, एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। टेस्ट क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट पे हम प्लेस करते हैं, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे और वो टेस्ट चार्ज होगी उस पॉइंट पे उसको हम प्लेस कर देंगे। प्लेस कर दिया, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सपोज ये पॉइंट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, सभी इसके बारे में जानते हैं कि जो ये टेस्ट चार्ज है इसकी जो है यूनिट मैग्नीट्यूड होती है, मतलब इसकी जो है मैग्नीट्यूड जो है 1 होती है। इसका मतलब ये है, तुम खुद सोचो, अगर मान लो हमें ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बड़ा चार्ज यहाँ पे प्लेस कर, अगर मैं बहुत बड़ा चार्ज यहाँ पे प्लेस करूंगा बहुत बड़े मैग्नीट्यूड की, तो ये वाली चार्ज ना इस वाले चार्ज को क्या करेगी, उसको डिस्टर्ब कर देगी, उसकी जो है उसकी पोजीशन को हो सकता है चेंज कर दे। हो सकता है ये वाली जो चार्ज है इस वाले चार्ज को फोर्स लगाकर रिपल्सन लगाकर उसको और उधर कर दे, डिस्प्लेस कर सकती है। तो हम ऐसे चार्ज यहाँ पे लेंगे जो इस वाले चार्ज को मतलब डिस्टर्ब ना करे, तो इसलिए हमने ऐसे चार्ज को क्या बोला हुआ है, टेस्ट बोला। किसी भी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा तो उस पॉइंट पे हम क्या प्लेस करेंगे, टेस्ट चार्ज प्लेस। टेस्ट चार्ज की खासियत क्या है कि यूनिट मैग्नीट्यूड होती है, एक चीज तो ये, और दूसरी चीज इसकी जो चार्ज होती है मतलब इसकी चार्ज पॉजिटिव ऐसी होती है, पॉजिटिव। तो ये हमने टेस्ट चार्ज के बारे में बता दिया कि ऐसी टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और अगर मान लो यहाँ लार्ज मैग्नीट्यूड के चार्ज रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी ये भी बता दिया। अब देखो हमने क्या किया है, तुम बताओ, क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑपरेट हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। और इनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगी, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा और पहले उनके बीच में फोर्स निकाला, तो दैट फोर्स विल बी K Q अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R का स्क्वायर कर, ये फोर्स आ गई। अब ध्यान सुनना, फोर्स तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस फोर्स को क्या करेंगे, ये जो फोर्स आई है इस फोर्स को उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। उस फोर्स को क्या करेंगे, उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी F/Q। प्रैक्टिकली देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना हो तो क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो ये वाली चार्ज जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इतनी आई है, इसको अगर Q से डिवाइड करेंगे तो इतनी आ जाएगी।
ठीक है, अगर यहाँ पे करें तो हो जाएगी के क्यू क्यू, और अपॉन आर स्क्वायर को, अगर इस फोर्स को अगर इस क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, जो कि कितनी आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब बेसिकली यहां से ये हो गया कि कहीं से भी, ध्यान समझना, ये चार्ज क्यू है, यहां से सपोज एक्स डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट है बी, और इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या बोलेंगे, लिटरली क्या बोलेंगे, आंसर क्या आएगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यही तो आया है। जैसे यहाँ पे कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, के और वो चार्ज जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अपॉन जो डिस्टेंस है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसके डायरेक्शन के बारे में भी सोचना होगा। अगर ये चार्ज जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ निकाला है और यहाँ निकाला है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो खुद सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इससे डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा उस पॉइंट से अवे होगी, ऐसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो। और अगर ये चार्ज नेगेटिव होगी तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। इसको समझ सकते हैं ऐसे, मान लो कोई पॉजिटिव पर्सन तो क्या करेगा, बहुत सारे ज्ञान जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब वो ज्ञान को अपने से दूर फैलाएगा, नहीं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से दूर, और कोई नेगेटिव पर्सन है तो उसको ज्ञान की जरूरत है, नहीं, जो जरूरत हो रही, टुवर्ड्स दैट चार्ज, ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपने पास तैयार हो चुका है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से कोई रिलेशन है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, मतलब यहाँ से सिंपली हम ये बोल सकते हैं, इधर देखना, अगर इस फॉर्मूले को यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, और ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू, इस थोड़ा फॉर्मूले को ना समझना, क्योंकि ये फॉर्मूले बार बार जो है न्यूमेरिकल में ये जो है इस्तेमाल किए जाएंगे। मान लो कोई सा भी बॉडी, कोई सा भी बॉडी हो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, सपोज ऐसे मान लो, हमने अभी आगे डिस्कस भी करेंगे, सपोज ये एक बॉडी, और इस बॉडी से सपोज यहाँ पे इसके रेडियस r है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने a पॉइंट, यहाँ पे एक हमने चार्ज रखा है सपोज Q2, और यहाँ पे जो चार्ज है इस स्फीयर पे वो चार्ज है Q1। हमें निकालना है कि a पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस की गई है विच इज Q2 हियर, उस पे कितनी फोर्स लग रही हो, उस पे कितनी फोर्स लग रही होगी। तुम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखो क्या है, F इज इक्वल टू क्यू ई। थोड़ा इसको अगर थोड़ा सा नॉर्मली समझ के देखे, फोर्स का मतलब होता है, अगर तुम्हें फोर्स निकालना है किसी चार्ज पे, तो चार्ज जिस पे फोर्स निकालना है वो, और वहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कितनी है E। ध्यान समझ लेना इस बात को, बहुत लेम लैंग्वेज में समझा रहा हूं, वो चार्ज जिस पे फोर्स निकालना है दैट इज Q, और यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी, ये प्रोड्यूस कर रही होगी ये बॉडी, तो इस वाले बॉडी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करोगे, Q2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी फोर्स ऑन दिस चार्ज Q2। बोलो क्लियर हो गया। इन जनरल हम क्या ध्यान रखेंगे, इफ फोर्स निकालना है तो लिखेंगे वो चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ लोग क्या करते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर लेते हैं। अगर मान लो पोजीशन चेंज होगी पॉइंट की, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, और अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो फिर क्या होगी, फोर्स भी क्या होगी, चेंज होगी। तो बेसिकली हमें ध्यान ऐसे रखना चाहिए कि वो चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है कि एक ही बॉडी प्रोड्यूस कर रहा हो, बहुत सारे बॉडी मिलके भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखना, अगर ये हो गया, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज हमने रख दिया स्मॉल q, ये हो गया तुम्हारा चार्ज Q1, दिस डिस्टेंस इज R1, यहाँ पे एक चार्ज हो गया Q2,
एंड दिस डिस्टेंस इज R2, और यहाँ पे एक चार्ज हो गया Q3 और ये डिस्टेंस हो गया R3। और हमने क्या किया है, हमने जो है समझना यहाँ पे इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q। मुझे निकालना है इस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स कितनी हो। तो बताओ इस वाले नेट चार्ज पे, अगर इस टेस्ट चार्ज पे अगर तुम्हें नेट फोर्स निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि F इज इक्वल टू होता है वो चार्ज, क्या, वो चार्ज इनटू, इनटू क्या, वहां, वहां ऐसे लिखा था वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन सबको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी आगे अगर तुरंत कंफ्यूज हो जाओ, वो चार्ज इनटू वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाले चार्ज के कारण भी आ रही हो, इस वाले चार्ज के कारण भी आ रही हो, और इस वाले चार्ज के कारण भी आ रही हो। अब जो वो इस वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही होगी वो बताओ कितनी आ रही होगी, K Q1/R1²। लेकिन बताओ क्या ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, बिल्कुल है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, देखो अवे ऐसे, इसकी डायरेक्शन इतनी और इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी KQ1/R1²। ये सभी को समझ में आ रहा हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये वाली चार्ज जो है इस यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी और इधर प्रोड्यूस कर रही होगी, तो ये हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी इसके कारण KQ3/R3 का स्क्वायर, और ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर आ गई। ये देखो ये वैल्यू, ये वाली चार्ज भी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी। देखो मैं बार बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि ये वाली चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर रही है, नहीं, हमें जिस पे फोर्स निकालना है, जो चार्ज जहां पे प्लेस है वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये मैं निकाल रहा हूं। इसके कारण देखो निकाल लिया यहाँ पे, तो इसकी ये भी पॉजिटिव चार्ज है और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अवे होगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी KQ2/R2 का स्क्वायर। देखो इस तरह से तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। देख सकते हैं एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो इसमें से जो बड़ी होगी उसमें से क्या कर देंगे, स्मॉलर वन को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगी। बताओ जो नेट आएगी इन दोनों का, ध्यान सुनना, ये और इसका, वो कहीं ना कहीं या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा, या तो ऊपर आएगा या तो नीचे। और फिर ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सपोज हमने मान लिया कि ऊपर आ रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या इन दोनों के बीच में कितनी एंगल बन रही है, 90 एंगल मालूम है। और दो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और एंगल मालूम हो तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, कैसे, अंडर रूट, मान लो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल दिया EA और इसको बोल दिया EB, तो क्या बोलेंगे, EA² प्लस EB² प्लस 2EA/EB cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी, 90। बताओ cos 90 वाला जो पूरा पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब सिंपली यहाँ पे हमें इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर प्लस इन दोनों का नेट का स्क्वायर करके ऐड कर देना होगा और रूट निकाल देंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, इस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगी चार्ज ऑन दैट टेस्ट चार्ज, सॉरी फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज। बोलो क्लियर हो गया सभी को। मतलब हमें क्या करना होगा, कैसा भी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन गिवन हो, हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जहां पे तुम्हें फोर्स चाहिए वहां पे पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद उसको हम उस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। बोलो क्लियर है। और हमने यहां से बोला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन लिख रहे हैं बाय 2। और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसका कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगी। दूसरी चीज वेक्टर क्वांटिटी है, और हमें मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट जो है वो वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग करते हैं। कैसे करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। और वेक्टर अलजेब्रा सभी लोग जानते हैं, एडिशन का रिजल्टेंट अभी बताया हमने कि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, बस थीटा हैज टू बी द एंगल बिटवीन जिनके बीच में हम रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सुनना। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज
हमने बोला कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी क्या होगी, बॉडी से अवे हो, और अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चार्ज जो है मतलब नेगेटिव चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, टुवर्ड्स आएगी। यहां से देखना एक मिनट भाई, F इक्वल्स टू यहाँ से क्यू ई है। हो सकता है कि तुमसे यहाँ से काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में पूछा भी गया है, लास्ट टू लास्ट ईयर जो है यहाँ से काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करना कि काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से क्यों पूछ रहे हैं, पहले रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ना इस चार्ज पे, मतलब ये वाला फॉर्मूला को अगर देखो तो हमने लिखा है यहाँ पे F इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो फॉर्मूला हो गया। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो हमने साइन नहीं लिखा हुआ। F इक्वल्स टू क्यू ई, एक तो ये हो गया फर्स्ट। तो बताओ F इक्वल्स टू मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। इन दोनों को आपस में इक्वेट करो, जब इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे बताओ क्या हो जाएगा, क्यू ई इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले क्यू ई अपॉन एम। थोड़ा सा गौर से देखें सभी लोग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ध्यान सुनना इस चीज को, यहां देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो पार्टिकल जो ये चार्ज है उस पर पाई जाने वाली चार्ज भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो क्यू भी कांस्टेंट है और उसकी मास भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर क्वेश्चन में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दे दिया, मतलब ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी, तो बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगी कि नहीं, बिल्कुल वैलिड होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वैलिड हो जाएगी यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है। देखो यहाँ पे ना एक चीज और देख रहे होगे, ए इक्वल्स टू है क्यू ई बाई एम। यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, मान लो तुम्हें दो चार्ज दे दिया, समझना यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं फ्रिक्वेंटली वो ऐसे आते हैं, दो चार्ज हैं प्रोटॉन और सपोज अल्फा पार्टिकल, ठीक है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हैं, दोनों को हमने रेस्ट से क्या किया, प्रोजेक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों को हमने क्या किया, रेस्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट है तो पहले से तुम्हें बोल दिया है कि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, क्यू बाई एम हो जाएगी। क्यू बाई एम नहीं होगी, होगी तो एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम ही, लेकिन जो है यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, क्यू बाई एम के क्या होगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी दो चार्ज को, तुम खुद सोच कर देखो, इधर देखना, मैं ऐसे कुछ कहना चाह रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म होने के लिए अभी हमने बोला, एक वर्ड इस्तेमाल किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसी है, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म होने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे देखना, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, तुम बताओ, ये ऐसा कुछ, मैं इक्वी डिस्टेंस लेकर चल रहा हूँ, बताओ क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल है कि नहीं, बिल्कुल। देखो ये जो हमने बनाया है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस लाइन से बनाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अभी आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी के लिए तो समझ लो ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई ये चार्ज है और ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा, तो उसी को क्या किया, ये इमेजिनेटिव कंसेप्ट। ऐसा होता नहीं है कि अगर चार्ज रखी हुई है तो इस तरह से लाइन जा रही है, बिल्कुल बन के जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो है बस इमेजिनरी कंसेप्ट है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बहुत अच्छे से समझ पाए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, देखो उनके बीच की डिस्टेंस जो है फिक्स है। देखो ये अगर ये डिस्टेंस, अगर हमने इसको डिस्टेंस को बोल दिया डी, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है, डी है। और क्या सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर ये कंडीशन वैलिड होगी तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और मैं जो क्वेश्चन भी बोल रहा था, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया। जैसे मान लो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, ये
एक प्रोटॉन को, ये सपोज प्रोटॉन है, और एक न्यूट्रॉन को इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ एक्सेलरेशन अभी हमने क्या लिखा, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, और ई कांस्टेंट होते ही जो है एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गई, क्यू बाई एम के। और प्रोटॉन का हमें चार्ज पहले से पता होना चाहिए और उसकी मास पहले से पता होना चाहिए। अल्फा का जो है चार्ज और मास पता होना चाहिए। इधर देखना, मैं पहले ये लिख दे रहा हूं कि जो प्रोटॉन होती है उसकी चार्ज बताओ कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव। ये कितनी होती है, पॉजिटिव। उस चार्ज को हमने ई बोल दिया, कितना बोल दिया, ई। अगर प्रोटॉन की चार्ज को ई बोला है तो जो अल्फा होती, ये तो ध्यान ही रख लेंगे पहले, जो अल्फा होती है उसकी चार्ज जो है इसकी चार्ज से 2 टाइम्स होती है। प्रोटॉन की अगर चार्ज ई है तो अल्फा की चार्ज कितनी हो जाएगी, 2e। प्रोटॉन की मास अगर m है, m जानते हैं ना सभी लोग, प्रोटॉन का मास जानते हैं कितना, 1.67 इंटू 10⁻31 kg, अरे जानते हैं ना। तो ये हो गया तुम्हारा, प्रोटॉन की मास को m बोल दिया, तो अल्फा की जो मास होती है वो 4 टाइम्स होती है। कितनी होती है, 4 टाइम्स। पहले ये रिलेशन को समझ लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है रेशियो बेस्ड, और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे हमें मासेस का रेशियो मालूम होना चाहिए और चार्जेस का रेशियो मालूम होना चाहिए। तो प्रोटॉन की चार्ज ई तो अल्फा की चार्ज ट्वाइस ऑफ ई, मास इसकी m तो उसकी मास कितनी हो जाएगी, 4m हो जाएगी। पहले ये क्लियर हो गया। अब सुनना, जो मैं बात कर रहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखना हमने दोनों चार्जेस को यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है। तो प्रोजेक्ट जब जैसे ही किया तो यहाँ पे ई कांस्टेंट हो गई, और ई कांस्टेंट हो गई मतलब एक्सेलरेशन जो है q बाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। और तुम्हें प्रोटॉन की ई मालूम है कितनी हो जाएगी, बताओ अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं प्रोटॉन का, तो एक्सेलरेशन प्रोटॉन का बताओ क्या हो जाएगा, उसकी चार्ज ई और उसकी मास m। अगर अल्फा का मैं निकालूं तो बताओ क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, 2e/4m। थोड़ा गौर से सभी लोग देखें, क्या प्रोटॉन का जो है एक्सेलरेशन क्या अल्फा के एक्सेलरेशन से हाफ है कि नहीं, अरे हाफ है कि नहीं भाई। इसकी एक्सेलरेशन जो है e बाई एम है और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, e बाई 2m है, मतलब इसकी ज्यादा है। अरे इसकी ज्यादा एक्सेलरेशन है, प्रोटॉन की एक्सेलरेशन क्या है, ट्वाइस है किसकी, अल्फा से। तो यहाँ से बताओ इस वाले रिलेशन को देखते हुए हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो के क्वेश्चन। बोलो सबको समझ में आ रहा है। यहाँ से हम क्वेश्चन को मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यहाँ पे अटैच करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक चीज मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यह देखना इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला अभी तक जो यही बताया है कि अगर किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी हो तो सबसे पहले उस चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उस चार्ज से। तो वहां पे उस वाले चार्ज पे नेट फोर्स आ जाएगी, और इस तरह से। और फिर जब ये, अब इसको डिस्कस करते हैं, पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। लिखें, ये बना लेंगे पहले, r डिस्टेंस पे या x डिस्टेंस पे ये फोर्स निकाला, और फोर्स को हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जो कि कितनी आई है, kq बाई r। हो गया। इस डायग्राम के बाद तुम्हें बस ये फोर्स लिखो, और इस फोर्स को q से डिवाइड करें, अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, आ गई, kq बाई r स्क्वायर।
और कुछ नहीं लिखना है। और ये रिलेशन लिख लेंगे F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, electric field at any point is basically electric force on unit positive charge, electric force on unit positive charge, unit positive charge placed at that point, placed at that point। मतलब ये वाली बात किसके बारे में हो रही थी? टेस्ट चार्ज के बारे में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे और फोर्स को जब हम उससे चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो वहां पे क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो आगे लिख लेंगे ये वाली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिख लेंगे न्यूटन पर कूलम, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन लिख लेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखेंगे अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए लिखेंगे टुवर्ड्स द चार्ज। डन, ये हो क्या होगा? अब उसके बाद इस सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो चार्ज रखी हुई है स्मॉल क्यू, हमने पहले नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, और ये उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे, वो चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये लाइन जो है ध्यान होनी चाहिए, कभी भी फोर्स निकालना हो तुम्हें, बस तीन चार्जेस प्लेस करो, Q1 Q2 Q3, और डिस्टेंस R1 R2 R3, और डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाओ। तो बस चार्जेस सभी को पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा? के क्यू बाई जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और ये लिख लेंगे ये नोट हो गया होगा। उसके बाद F इक्वल्स टू क्यू ई लिखा, और F इक्वल्स टू क्या लिखा? एम ए, और यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू ई बाई एम। राइट डाउन क्यू ई बाई एम। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो एक्सेलरेशन की हम वैल्यू क्या इस्तेमाल करेंगे? क्यू ई बाई एम। डन, F इक्वल्स टू क्यू ई और F इक्वल्स टू एम ए, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई? क्यू ई बाई एम आ गई। लेट अस मूव अहेड। हाँ देखेंगे जरा। अब देखो मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था, लुक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेना, मैं थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के लिए दो चीजें, क्या? मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन जो है मतलब यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए। तुम बताओ, एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो बताओ क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है कि? लुक हियर, अगर समझ गए तो मतलब डिस्टेंस सेम रखा है, बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है कि नहीं? ये नहीं है। यही मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा जो है ना इसको बहुत सीरियसली समझ, इतना टाइम क्यों दे रहा? ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये जो है क्यों नहीं है तो बताएगा, मैं बता दे रहा हूं। देखो इधर डिस्टेंस सेम है, ये तो देख रहे हैं सभी लोग, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है? अरे हमने अभी क्या बोला? मैग्नीट्यूड हैज टू बी कांस्टेंट एंड डायरेक्शन हैज टू बी मतलब सेम या यूनिडायरेक्शनल। एक डायरेक्शन में अगर हो तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये देखना, एक और बताना। बोलो। अरे यहाँ तो हर डायरेक्शन में जा रही है और डिस्टेंस भी सेम नहीं है, प्लस में अलग अलग डायरेक्शन में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं। तो ये तो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं, ये भी नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। ये बताना। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल क्यों नहीं है? मतलब डिस्टेंस सेम नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। देखो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म के लिए मैं दो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, इक्वी डिस्टेंस, यूनिडायरेक्शनल। क्या? इक्वी डिस्टेंस, यूनी डायरेक्शनल। अगर ये दोनों चीजें हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? सेम डिस्टेंस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच। और यूनिट डायरेक्शन का मतलब जान ही रहे हो, एक डायरेक्शन। लिखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें लिखें इक्वी डिस्टेंट यूनी डायरेक्शनल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखेंगे इक्वी डिस्टेंट यूनी डायरेक्शनल। आई थिंक इस वर्ड से समझ जाएंगे, यूनी डायरेक्शनल। और जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे, ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म। जल्दी से नोट करें। हो गया ग्राफ फर्स्ट वाला? एक तो ऐसा हो जाना चाहिए कि जितने तेजी से तुम सोचते हो उतने तेजी से लिखते हो। समझ कर देना कि सही तेजी से। पहले जल्दी से नोट करें, हो गया। जल्दी से इसको नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म। अब तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कौन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और कौन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर सकते हैं, उसमें भी हम आते हैं। ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। डन, चार डायग्राम है, हो गया ना सभी के? अब सुनेंगे, अगर यूनिफॉर्म है, लुक हियर, अब नॉन यूनिफॉर्म की बात हो गई। यूनिफॉर्म अगर है तो बताओ एक्सेलरेशन का अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया है? क्यू ई बाई एम, ये बताया है। अब सभी लोग उधर देखेंगे, बताओ अगर यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म है तो ई क्या होगी? कांस्टेंट। और अगर ई कांस्टेंट होगी, तुम खुद सोचो ना, अगर ई अलग अलग होगी तो क्या एक्सेलरेशन कभी कांस्टेंट हो पाएगी क्या? और क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर पाएंगे क्या? नहीं।
इक्वेशन ऑफ मोशन स्ट्रिक्टली जो है इसी सिचुएशन के लिए बेस्ट। अगर तुमसे मान लो कोई बोलता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को प्लेस कर दिया, तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे, उसके पीछे के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है कि क्यू ई बाई एम, और अगर ई कांस्टेंट ही नहीं है तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी? नहीं होगी, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन उसके इस्तेमाल नहीं करने वाले। अगर यूनिफॉर्म हुई तो फिर ये हो जाएगी, और इसके बाद लुक हियर, अब जो हम क्या इसके बाद कह सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन ई है तो ये एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी ना एग्जाम में क्यू बाई एम को डायरेक्टली एक वर्ड दे देते, जैसे मान लो बोल दिया एक अननोन चार्ज, एन अननोन चार्ज हैविंग स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल्स टू इतना। स्पेसिफिक चार्ज दिया, चार्ज नहीं दिया, स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है किसी भी चार्ज को उसके मास से डिवाइड करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। सर स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम पर केजी। क्या यूनिट पकड़ लेंगे कि किसी भी चार्ज को उसके मास से डिवाइड करेंगे तो क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। अगर मान लो उसमें क्वेश्चन दिया है कि टू अननोन चार्जेस हैविंग स्पेसिफिक चार्ज रेशियो 2:3, एक्चुअली वो एक्सेलरेशन का रेशियो दे रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये पिक करना होगा लैंग्वेज। बात समझ आ रही सभी को? एक क्यू बाई एम को डायरेक्टली भी एक वर्ड दे सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्यू बाई एम को हमने बोल दिया, किसको बोल सकते हैं? क्या? स्पेसिफिक चार्ज। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। इसका एक और नाम है, इसमें सभी का साइन होता है ना, कहीं साइन करना होता है, सिग्नेचर। ये क्यू बाई एम जो होता है ना, वो होता है सिग्नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या होती है? सिग्नेचर। तो कभी कभी अगर तुमसे सिग्नेचर ऑफ चार्ज गिवन हो, समझ जाना हो क्यू बाई एम ही गिवन, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक चार्ज भी बोल रहे हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं? सिग्नेचर ऑफ चार्ज भी बोल रहे हैं। ऐसे वर्ड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सिग्नेचर ऑफ चार्ज। तो बेसिकली समझ लेना वो चार्ज नहीं, वो चार्ज बाई मास का रेशियो। क्लियर? अब सुनना, तो अब हमने बोल दिया कि अगर यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम। तो हियर, और इस चीज का हम ध्यान रखें, प्रोटॉन और अल्फा को खास करके हम इनके रेशियो के क्वेश्चन बार बार आते हैं। अब तुमको सोचो, अगर तुम्हें क्वेश्चन निकालना हो, तुम यहीं से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हो कि नहीं? ई बाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अल्फा की बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी? 2E/4m, और वहां से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगी? E/2m। तो यहां से प्रोटॉन की जो एक्सेलरेशन होगी वो E/m के प्रोपोर्शनल होगी, और अल्फा की जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? E/2m के प्रोपोर्शनल होगी। बताओ, दोनों की एक्सेलरेशन की रेशियो पता चल जाएगी, तो आगे हम क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं बहुत आसानी से। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के कुछ जो है कंडीशंस हैं। एक्सेलरेशन हैज टू बी कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के लिए क्या कांस्टेंट होना जरूरी है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। और यूनिफॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या है? इक्विडिस्टेंट यूनिडायरेक्शन। बोलो क्लियर? देखेंगे इस चीज को। इफ charge is projected in down, if charge is projected in uniform electric field, if charge is projected in uniform electric field, then acceleration is directly proportional to, write down this one, acceleration देखो ये लिखो, a इक्वल्स टू क्या है? 2E/m। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म हो जाएगी तो हम ये बोल सकते हैं तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? Q/m के, Q/m के। और Q/m को ही क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज, या उसी को सिग्नेचर ऑफ चार्ज। इसको अलग से मेंशन करेंगे जल्दी। सिर्फ एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव रहो। नहीं, अब एक्टिव से काम नहीं चलेगा। अब तो वीकेंड है, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, हॉलीडे कमिंग अप। हाँ, नहीं आता, मैं याद दिला दिया। तो अब तो एनर्जी से बम्बलिंग हो, थोड़ा सा तो सम एनर्जी हो गया, सिग्नेचर ऑफ चार्ज हो गया। हाँ लुक हियर, अब यहाँ से हमने देखो एक्सेलरेशन के लिए ये लिख लेंगे। अब
प्रोटॉन और अल्फा के लिए ये चीजें लिख लेंगे। आई होप न्यूट्रॉन के लिए मालूम हो सभी को, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। हाँ, ये लिख लेंगे पहले। तो न्यूट्रॉन को अगर यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे तो कोई मतलब होगा क्या? नहीं, तो चार्ज ही नहीं है, और चार्ज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे हम न्यूट्रॉन को प्रोजेक्ट ही नहीं करने वाले। अगर करेंगे भी तो उससे फोर्स लगेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी फोर्स की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स की। और इलेक्ट्रिक फोर्स की खास कंडीशन क्या होनी चाहिए? चार्ज होनी। तो जब चार्ज ही नहीं है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, फोर्स इक्वल टू क्या था? वो चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। वो चार्ज ही नहीं है तो कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 हो जाएगा। तो उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। ये लिख लिए। हाँ, इधर देखेंगे, अगर ये लिख चुके तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बोला अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? उससे अवे होगी। लेकिन अवे जो है कैसे होगी? देखो ये ऐसी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक अवे, ऐसे अवे तो क्या बोलते हैं? ध्यान सुनना, रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड, मतलब रेडियल डायरेक्शन में है। और पॉजिटिव चार्ज होगी तो क्या होगी? अवे होगी। अगर बताओ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, रेडियली इनवर्ड। बात में आ रही है? मतलब ये कुछ ऐसा हो। जल्दी ड्रॉ करो। एग्जैक्टली अगर कोई टेक्निकल वर्ड पूछे तो हम बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। इसके बारे में अभी और डिस्कशन करेंगे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि कितनी एंगल बनाती हैं और क्या बनाती हैं। ठीक है, अभी के लिए ये हम ध्यान रख सकते हैं। व्हाट हैपेंड? कभी कभी ये अलग अलग रूप ले लेता है। हो गया नोट? एक क्वेश्चन लिखेंगे, अ पार्टिकल, राइट डाउन। तो वही क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अभी। अब पार्टिकल, और पार्टिकल के लिए ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में, उसकी चार्ज कैपिटल क्यू है और मास कैपिटल एम है, ब्रैकेट बंद कर। पार्टिकल क्यू कॉमा एम इज फ्री टू मूव, इज फ्री टू मूव इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then find, then find first kinetic energy after time t, kinetic energy after time t. Second, time taken to cover, time taken to cover t distance, time taken to cover t distance। जरा देखेंगे एक मिनट, लुक हियर। तुम बताओ, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को प्रोजेक्ट की गई है जिसकी चार्ज कितनी है? क्यू। तुम बता दो डायरेक्टली, अगर मैं इक्वेशन लगा दूं, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या सभी को पहले से क्लियर है कि नहीं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म है तो यहाँ सभी को पता है कि जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, तो डायरेक्टली इसमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है।
डायरेक्टली हम बोलेंगे हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तुमको सोचना है तुम्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और तुम्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए टी टाइम के बाद, तो पहले टी टाइम के बाद वेलोसिटी तो निकाल लें। टी टाइम के बाद क्या निकाल लें, वेलोसिटी। और पार्टिकल जो है फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है, इसका मतलब शुरू में वो मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। ये सब हिंट है। v इक्वल्स टू, देखो हमने लिखा यहाँ पे u प्लस ए टी, कोई नया चीज नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है वही। यहाँ पे फ्री टू मूव था, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और हमने यहाँ से v निकाल लिया a। और a बताओ यहाँ पे क्या होता है, क्यू ई बाई एम, यही तो होता है। और t से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे चार्ज कैपिटल Q था तो यहाँ पे कैपिटल Q लिख लेंगे। तो ये देखो वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी आ गया तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू रख दो, अपने आप क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम और वी स्क्वायर, और वी कितनी हो जाएगी, क्यू ई बाई एम का क्या, होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो ये एम से एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो टी भी है, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बताओ फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, डिस्टेंस टाइम टेकन टू कवर डी डिस्टेंस। बताओ टाइम चाहिए और डिस्टेंस में मतलब डिस्प्लेसमेंट गिवन है, कौन सा इक्वेशन लगाओ, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे बताएं, बोलो। एस इज इक्वल्स टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे टाइम देकर डिस्प्लेसमेंट देकर टाइम पूछ रहे हैं, तो इससे बेहतर इक्वेशन कौन सी, कोई सी नहीं। यहाँ पे बताओ ये कितनी हो जाएगी, 0। अब बताओ एस की वैल्यू कितनी गिवन है, डी, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ए, और ए कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम। ये ए हो गया और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर। यहाँ से टी निकाल लोगे कि ये क्या हो जाएगा, 2 को डी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2d अपॉन, अच्छा ये m भी चला जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा 2dm अपॉन क्यू ई, और इसका क्या होगा, टाइम आ गया नहीं, मतलब सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था। तो ऐसा कि इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे भी लग सकते, जल्दी से नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। राइट डाउन, नोटेड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के लिए अब हम यहाँ पे ऐसे फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद ऐसे लिख लेंगे माइनस ई कॉमा ए कॉमा एम, मतलब इसकी चार्ज है माइनस ई और मास है स्मॉल एम। यहाँ पे is projected, is projected in the direction of, in the direction of uniform electric field, uniform electric field with initial velocity u, initial velocity u. Calculate distance covered, calculate distance covered by it, by it before coming to rest, before coming to rest. एक चीज थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। वन थिंग,
वो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन गिवन है। तुम इधर देखना है, एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे लुक हियर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये वाली जो चार्ज है ना, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और ये वाली चार्ज जो है ये माइनस क्यू चार्ज। क्या सभी लोग देख पा रहे हैं क्या यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इनकी डायरेक्शन देखो, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वाले चार्ज पे प्लस क्यू चार्ज पे क्या लगा रही होगी, फोर्स। चार्ज को ई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी, फोर्स। बताओ इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी वो क्यू ई होगी, कितनी होगी, क्यू ई। लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी, पॉजिटिव चार्ज की होगी। मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करती, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस करती। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है, बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। किसकी अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो क्लियर हो रहा है। अगर मान लो तुम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस प्रोजेक्ट करती, और दोनों चार्जेस के नेचर डिफरेंट, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, बताओ क्या दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे क्या, नहीं। पॉजिटिव वाली चार्ज किधर जाएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव वाली चार्ज उसके जस्ट अपोजिट जाएगी। एक पहले नोट करके लिखेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ दे न्यूमेरिकल के लिए, नोट करके लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड applies force on positive charge, electric field applies force on positive charge, on positive charge in the direction of, in the direction of electric field, in the direction of electric field. But on negative charge, but on a negative charge, force applied, but on negative charge, force applied is is opposite to, opposite to, opposite to the direction of electric field, opposite to the direction of electric field। तो ऐसा बनाकर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाकर, और ये पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे करके इस पे मेंशन कर देंगे। देखो इस पे फोर्स किधर लग रही है, और वो कितनी लग रही होगी, तो कितनी लग रही होगी, हाँ क्यू ई। अब इसमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इस पर फोर्स जो इधर आई है ना वो प्लस के कारण ही आई, और इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगी किधर लगेगी, पीछे लगेगी, और माइनस नहीं, केवल क्यू ई लिखेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज को हम साइन के साथ प्लेस नहीं करते। बोलो क्लियर है। बताओ क्या ऑलरेडी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे कंसिडर कर लिया है कि नहीं, कंसिडर किया, तभी तो एक की डायरेक्शन इधर आ रही है और एक डायरेक्शन पीछे आ रही है। तो नोट कर लो, और इसके बाद फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट
टू कितना गिवन है, इलेक्ट्रॉन है ना, ई गिवन, ई मेंशन कर सकते हैं। देखेंगे इधर, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तुम पहले बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रही है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रही है, पीछे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और ये फोर्स लग रही होगी उसकी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतनी फोर्स लग रही होगी, पहले तो ये समझ, इतनी फोर्स लग रही है पीछे की तरफ। और हमने अभी बताया एक फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कितनी है ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है कैपिटल ई। हाँ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, ऐसा क्यों, यूनिफॉर्म है ना, अरे कैसी है, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म जो होगी ना, डिस्टेंस चेंज करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना, ये देखो, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट, और कोई पॉइंट बी यहाँ पे बी पॉइंट पे, तुम बता दो मुझे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ए पे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, ऐसे समझ लो, और जब डिस्टेंस कम होगी तो उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, बताओ मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, बोल सकता हूँ ना। और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, जब किसी चीज को समझो तो उसके बिल्कुल जो है ना डेप्थ तक जाने की कोशिश करो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, और उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या है, इट इज फ्री टू मूव, क्या है ये, फ्री टू मूव, क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान सुनना, फाइनली कहां पे आ जा रही है, रेस्ट पे, कहां पे आ जा रही है, रेस्ट पे, बताओ फाइनली रेस्ट पे आ जा रही है, मतलब उसकी वी कितनी हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, वी कितनी हो जा रही है, जीरो। बताओ अगर वी जीरो हो जा रही है और हमें क्या चाहिए, फाइनली क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, पहले का वो हो रहा था या v इक्वल्स टू, पता चला करेक्टर में भी है और कुछ हो नहीं रहा, नहीं, सामने लेंस जो है झूठ बोल रहा है, वैसे डज नॉट मेक एनी सेंस, कोई ऐसा चेंज नहीं है। तो v इक्वल्स टू को जीरो हो गया, बताओ v तो जीरो है, बताओ तुम कैसे निकालोगे, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन लगा ले, थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, अच्छा v स्क्वायर, मतलब v तो जीरो हो गई, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, u स्क्वायर प्लस 2as, बताओ क्या करने, ये क्या है, जीरो, तो ये हो गया जीरो इज इक्वल्स टू u, u पता है क्या, u दिया गया है, कितना, u ही दिया हुआ, अच्छा u स्क्वायर, और ये हो जाएगा बताओ प्लस 2as, बताओ यहाँ पे प्लस 2 लिखना चाहिए या माइनस, माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये 2 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, e बाई m, कैसा दिया होता है, कैपिटल या स्मॉल, ये हो गया a और ये हो गया s, बस s निकालना था, निकाल लेते हैं, बताओ यहां से क्या आ जाएगी, पॉन m को ऊपर कर दे, और ये हो जाएगा
ये आ गई, डिस्टेंस आ गई, बहुत सिंपल, मैक्सिमम लोगों ने कर ही लिया होगा। नोटेड हो गया। इस तरह से आगे भी यहां से न्यूमेरिकल ये हो गया होगा। ठीक है, जरा देखना, जैसे मान लो इसी में हमने क्या कर दिया, एक वाटर ड्रॉप दे दिया, समझना, यहां से और भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने एक सिचुएशन ले लिया, लुक यार, ये हो गया, नॉर्मल नहीं है, इसको एक्सपीरियंस मत कर लेना, इस पे चार्ज है, क्या है ये, इस पे चार्ज है। अच्छा, तो इस पे चार्ज अगर होगी तो इसकी चार्ज को हमने बोल दिया कि चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू, और इसकी मास एम है, और ये एयर में सस्पेंडेड है। मतलब इस चार्ज को हमें क्या करना है, इस ड्रॉप को जो है ना एयर में सस्पेंड करना है। सस्पेंड करना मतलब हवा में, हाँ हवा में, एयर में नहीं, हवा में। तो फील इसको आया जब, अच्छा हवा में, ठीक है, तो हवा में है। अब बताओ उसको हवा में अगर सस्पेंड करना है तो हवा में अगर है तो बताओ नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, mg लग रही होगी, चाहे कहीं भी रहे हमेशा नीचे कौन सी फोर्स लगती है, तो mg, तो इस पे लग रही है m इंटू जी। बताओ इस पे तुम कौन सा फोर्स लगाना चाहोगे और किधर लगाना चाहोगे कि ये बैलेंस हो जाए, नेट फोर्स इस पे 0 हो जाए। ऊपर फोर्स लगाना चाहोगे, और इस पे इसकी चार्ज अगर Q है तो इस पे कौन सा फोर्स लगाना चाहोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना चाहोगे, मतलब F इक्वल्स टू QE। तो बताओ अगर तुम्हें इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना है तो तुम्हें क्या यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना। तो बताओ क्वेश्चन अगर आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करोगे, मतलब वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, ध्यान से बताना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। ये चार्ज इस पे कैसी है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज को बताओ कहां ले जाना है, ऊपर ले जाना है ना। तो अरे पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाती है, अपने डायरेक्शन में, और अपने डायरेक्शन में लगाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी लगनी चाहिए, अपवर्ड लगनी चाहिए। अपवर्ड अगर लगेगी, तुम खुद सोचो, इस वाले पे चार्ज, इस वाले पे फोर्स कितनी हो जाएगी, क्यू, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, तो इस वाले पे जो फोर्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्यू ई हो जाएगी। अपवर्ड लगाएंगे तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अब थोड़ा सा इस वाले चार्ज को सोचो, इस वाले चार्ज पे एक फोर्स नीचे लग रही है mg, ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, QE। अगर इसको बैलेंस करना है तो क्या करना होगा, QE को किसके इक्वल करना होगा, mg के इक्वल करना होगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, mg बाई क्यू, और mg बाई क्यू मतलब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहां से वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ई की वैल्यू आएगी, मान लो आगे 20 न्यूटन पर कूलम, तो 20 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगानी पड़ेगी। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, मान लो तुमने यहां से सॉल्व कर लिया और ई की वैल्यू आ गई 20, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाओगे, चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव थी तो उस पर फोर्स किधर लगेगी, नीचे की तरफ, और पहले से एक चार्ज इस पे फोर्स लग रही है कितनी, mg। तो ये क्या बताओ, ये ड्रॉप क्या सस्पेंड रह पाएगी क्या, नहीं, तो और पुल्ड हो जाएगी, और किसी स्पीड से, ऑलरेडी एक फोर्स लग रही थी और एक फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, तो नेट फोर्स और बढ़ जाएगी, और नेट फोर्स बढ़ेगी तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो यहां पे ध्यान रखना होगा कि हमें जो है ऐसे सस्पेंड करने के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लो ये सेम क्वेश्चन, अगर ये वाली जो ड्रॉप है इस बार हो गई नेगेटिव चार्ज, हो गई नेगेटिवली चार्ज है, बताओ इस पे फिर से इसकी मास m है, इसकी मास m है, और इस पे फिर से फोर्स कितनी लग रही होगी, नीचे mg लग रही होगी, तो ये mg तो नीचे लग रही है। लेकिन बताओ अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड अप्लाई करेंगे। क्यों डाउनवर्ड अप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की अपोजिट लगेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। मान लो इसकी वैल्यू ई है तो इस पे फोर्स लगेगी क्यू इंटू ई, और फिर से इन दोनों को क्या कर देंगे, हम बैलेंस कर देंगे और यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ये बस सोचना है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज है तो डाउनवर्ड की तरफ, और कोई और सिचुएशन हो तो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। नेट फोर्स अगर जीरो करना है और ऑलरेडी मान लो सारे फोर्स मिलाकर ऊपर जा रहे हैं और तुम्हें इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगानी है, तो देखना होगा कि चार्ज कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस पर फोर्स किधर लगाओगे, चार्ज नेगेटिव है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाएंगे तो उस पर फोर्स किधर लगेगी, नीचे की तरफ। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम डिटरमाइन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक पॉइंट लिखना, टू बैलेंस charge particle, to balance charge particle in air, ये लिख देना केस 1 केस 2, जल्दी से नोट करेंगे। समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकाल लेंगे और फिर जो है डायरेक्शन कॉमन सेंस से डेवलप कर रहे हैं कि डायरेक्शन कहां पे होगी। डन। बताओ कभी कभी जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे हम। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त मास हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन में मास ना गिवन हो, उसके लिए इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन हो। जैसे देखना इस ड्रॉप के बारे में बात कर रहा हूं, ये ड्रॉप ऐसा है और स्फेरिकल ड्रॉप है, इसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर, और इस ड्रॉप की डेंसिटी गिवन है कितनी, रो। बताओ क्या सभी को ये फॉर्मूला मालूम है कि नहीं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम। बताओ यहां से मास को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये डेंसिटी कितनी गिवन थी, रो। और बताओ स्फेयर की अगर रेडियस है तो वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे तो ये भी क्या आ जाएगी, उस ड्रॉप की क्या आ जाएगी, मास आ जाएगी। और फिर इस मास को यहां रख सकते हैं तो उससे भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए। बोलो क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई mg/q, और इसके लिए चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई ड्रॉप दे दिया, उस ड्रॉप पे तो हमेशा mg तो नीचे लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया कितनी लग रही है, ऊपर लग रही है, और बोल दिया कि पार्टिकल, देखो मैं बार बार क्या बता रहा हूं, नेट फोर्स को जीरो कर रहा हूं, सस्पेंड करना है उसको, सस्पेंड करना है मतलब नेट फोर्स को जीरो करना। मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि इस पार्टिकल को ऊपर ले जाना है हमें 2g स्पीड से या 2g एक्सेलरेशन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताओ अगर इस वाले को ऊपर लेकर जाना है किसी खास एक्सेलरेशन से, तो नेट फोर्स अब कहां आनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए। जब नेट फोर्स ऊपर आनी चाहिए तो ऊपर लगने, अब तुम्हें ऊपर लगाने वाली जो फोर्स होगी कौन सी होगी, QE। अब QE क्या mg के इक्वल होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, वो क्या हो जानी चाहिए, नेट फोर्स हो जाएगी लार्जर फोर्स, मतलब QE माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी वहां से भी E निकाल सकते हैं। कि एक सिचुएशन बता दिया तो उसमें केसेस और डिफरेंट वेराइटीज जो है वो तो कॉमन सेंस का पार्ट हो गया ना। मान लो मास हमने बता दिया और तुम्हें रेडियस दे देता तो तुम्हें रेडियस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके मास निकालना चाहिए, और फिर मास को रख देंगे तो वहां से क्या आ जाएगी, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी।
मतलब इतना हम प्रिपेयर्ड रहने चाहिए अपने, ठीक है। हर बार हर चीज मतलब जो है हर चीज बताना नहीं चाहिए, तो इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। बस तुम मास को ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और ये चीज बताया हूं मैं, इसको क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। बस केवल मास को रिप्लेस करना है, हो गया। इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम डिस्प्लेस ऐसे कुछ नहीं करते, हो गया। हाँ, आगे लिखेंगे। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान सुनना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक पॉइंट्स हो गए, और यहाँ पे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो कि हमने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे बॉडीज के डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला बॉडीज होगा पॉइंट चार्ज, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नहीं बताओ क्या है पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करना है यहाँ पे। फिर हमें इनफाइनाइटली चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें चार्ज आर्क का डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद हमें चार्ज रिंग का डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर चार्ज स्फीयर का, और चार्ज स्फीयर में हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो इन सारे बॉडीज के इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट, राइट ऑन द फर्स्ट वन, लिखेंगे इसको सिस्टमेटिकली। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। और डायरेक्टली जो है ऐसा लिख सकते हैं, जो कि हमने क्लास को स्टार्ट भी किया था, कि अगर ये पॉइंट चार्ज क्यू है और यहां से हमें 8 इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। जल्दी से नोट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ गया पॉइंट चार्ज के लिए, कहीं भी जरूरत होगी के क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इसकी ग्राफ जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे और डिस्टेंस जो है वो आर पे। देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बताओ ग्राफ कैसी बनेगी, हाइपरबोला। कैसी बनेगी, हाइपरबोला। तो ये ग्राफ कुछ ऐसी बन जाएगी, नोट कर लेंगे जल्दी से। अब ये सब हमें आता है, हो गया नोट, ग्राफ नोट हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ठीक है ना, इसमें कुछ ज्यादा समय लगना है क्या, बताओ। ये हो गया। अब देखना इधर, आउटपेस करना चाह रहे हैं, वेरी गुड। कंपटीशन हैज टू बी एट एवरी लेवल। हाँ ये देखें, अब इस वाले बेस पे जैसे मान लो हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, चार्ज सपोज क्यू ले लिया, और यहां से ए डिस्टेंस है, इस पे एक हमने पॉइंट ले लिया सपोज ए पॉइंट, और यहां से ए डिस्टेंस पे ही एक पॉइंट ले लिया बी पॉइंट, ठीक है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी की वैल्यू सॉल्व करनी है। सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड जो है, क्वेश्चन भी करते चलेंगे। हाँ ये सॉल्व करें, क्वेश्चन नोट कर लेंगे सभी लोग। और ई ए माइनस ई बी की वैल्यू सॉल्व करेंगे। सॉल्व करें, क्वेश्चन लिख ले पहले। इसको क्या लिख चुके हैं, हाइपरबोला। क्या लिखे हैं,
हो गया। डिस्टेंस सेम दिया, कितने लोग का आंसर 0 आ गया? और कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ? हाँ इधर देखें, जिन लोगों का आंसर 0 आया है वो खास कर देखें इधर। पहले मैं तुम्हें बता दूं एक राज की बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड कीप इट वेरी सीक्रेट। ये दुनिया में पहली बार बताई जा रही है और आखिरी बार बताई जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऑपरेट करते वक्त हमें डायरेक्शन को भी देखना होता है, ठीक है? और बताओ, अगर देखना होगा तो क्या मतलब क्या करना है बताओ? बताओ ये क्या पॉइंट चार्ज है कि नहीं? सब लोग इधर देखें, इस पॉइंट चार्ज के कारण तुम्हें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो डिस्टेंस कितनी है? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बताओ? ई ए कितनी हो जाएगी? बोले के क्यू अपॉन डिस्टेंस की स्क्वायर। अभी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया? के क्यू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो इस वाले ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी कि नहीं होगी? और अवे का मतलब उधर क्या है? आई कैप। अरे क्या है? आई कैप। यूनिट वेक्टर का हम हेल्प लेंगे डायरेक्शन निकालने में, तो ये बोल दिया। बताओ इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट क्या हो जाएगी? बोले इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट क्या हो जाएगी? इधर होगी, और कितनी हो जाएगी? वैल्यू कितनी हो जाएगी? के बाई ए। लेकिन ये बताओ आई कैप या माइनस आई कैप? आई कैप। और ई ए और बी निकाल लिया, हमें निकालना है ई ए माइनस ई बी। तो ई ए माइनस ई बी इज इक्वल्स टू ई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी ई ए की वैल्यू के क्यू ए स्क्वायर आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस, देख लो थोड़ा गौर से, माइनस, और ये क्या है? माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया आई कैप। आई कैप का माइनस इधर लिख दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो प्लस होने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2k अपॉन ए स्क्वायर, और अरे डायरेक्शन में तो है आई कैप, तो ये आ गई ई ए माइनस ई बी की वैल्यू, ये आ गई। मतलब इस क्वेश्चन से मैं बस एग्जैक्टली ये समझाना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त डोंट इग्नोर डायरेक्शन, वरना -1 मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं। समझ गए ना? हो गया नोट? नोट कर रहे हो कि आजकल यस में बोल रहे हो? नोट कर रहे हो ना? मैं इतना ही फास्ट नहीं हो तुम, मैं जान रहा हूं तुम्हें। हो गया नोट? नोट हो गया तो फिर लिखेंगे न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट एक छोटा सा टॉपिक है। इफ यू कॉपरेट इट विल टेक 2 मिनट्स, एंड इफ यू डोंट कॉपरेट इट विल टेक 7 मिनट्स। चॉइसेस इज योर्स। तो दोनों में कंफर्टेबल। देखिए न्यूट्रल पॉइंट के लिए तो ऑलरेडी एक्चुअली मैं डिस्कस कर चुका हूं इस चीज को, इसलिए मैं बता रहा हूं। इधर देखना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में तुम्हें ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे। कहीं पॉइंट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, पहले समझ लेना एक बार। कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि नोट भी कर रहे हैं, नोट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पहले समझने की कोशिश करें। देखो हमने क्या किया, ऑलरेडी तुम्हें याद आ जाएगा। एक हमने चार्ज लिया -2q, और एक चार्ज ले लिया सपोज q प्लस q। जब तो q पॉजिटिव है, ये ऐसा लिया हुआ है। और ये रीजन जो है ना, ये रीजन देखो, ये रीजन और ये रीजन, 3 रीजन है यहाँ पे। और इस रीजन को बोल दिया रीजन ए, ये रीजन बी, और ये रीजन सी। पहले मैं न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट बता दे रहा हूं। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसी पॉइंट है जहां पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती है कोई चार्ज पार्टिकल। और अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही है कोई चार्ज पार्टिकल, तुम खुद सोच कर देखो, चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू क्यू ई। और अगर उसके पास चार्ज है और फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही, इसका मतलब वहां पे क्या नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। यही कंसेप्ट। न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर
देयर इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस होगी। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एब्सेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी? एब्सेंट होगी। मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वहां पे पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स भी कितनी होगी? जीरो होगी। यही न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट। न्यूट्रल पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे चलेंगे। इट इज अ पॉइंट, सो फर्स्ट लिखेंगे देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट, चार्ज फिल्स नो फोर्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो चार्ज क्या फिल करेगी? कोई फोर्स फिल नहीं करने वाली है। चार्ज फिल्स नो फोर्स। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट। दिस आर द पॉइंट फॉर न्यूट्रल पॉइंट। इधर आ जाना, अब देखना इधर, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कौन से रीजन में न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलने की संभावना है। ध्यान समझना, न्यूट्रल पॉइंट किधर मिलने की संभावना है। इधर देखना, मैं अभी समझने के लिए एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया यहां पे। तुम थोड़ा सोच कर देखो, यहां पे हमने इस पॉइंट पे क्या किया? एक टेस्ट चार्ज रख दिया, स्मॉल क्यू रख दिया। बताओ ये वाली चार्ज जो है, ये वाली चार्ज इस वाले टेस्ट चार्ज को क्या कर रही होगी? रिपेल कर रही होगी। लाइक चार्जेस रिपेल कर रही है। बताओ ये वाली चार्ज इस चार्ज को क्या कर रही होगी? अट्रैक्ट। बताओ दोनों कारण, दोनों चार्ज के कारण इस वाले पे फोर्स किधर लग रही है? टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब क्या नेट फोर्स जीरो आ सकती है क्या? और नेट फोर्स जीरो नहीं आएगी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, और अगर फोर्स लग रही है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो क्या वो न्यूट्रल पॉइंट है? नहीं। अरे बोलो क्लियर है? किसी पॉइंट पे चेक करना हो उस पे एक टेस्ट चार्ज रखो और उस पे नेट फोर्स निकालो। अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, इट मींस देयर कुड बी, दिस कुड बी अ न्यूट्रल पॉइंट। तो हमने पहले अब इस वाले रीजन में रखते हैं, फिर से टेस्ट चार्ज रख दिया। बताओ, अब तुम बताओ मुझे, ये वाली चार्ज क्या करेगी? अट्रैक्ट। और ये वाली चार्ज क्या करेगी? रिपेल। और ये वाली चार्ज जो है इस वाले चार्ज से बहुत दूर पे है, एक तो डिस्टेंस भी ज्यादा है और मैग्नीट्यूड भी क्या है? कम है। तो क्या इसकी रिपल्सन और इसकी अट्रैक्शन दोनों आपस में इक्वल हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सारे कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं रीजन सी पे। एक चार्ज को हमने यहां पे रखा, टेस्ट चार्ज को। बताओ ये वाली जो है चार्ज इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। कितने से? तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस जो भी होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। मान लो डिस्टेंस ले लिया एक्स, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर। बताओ ये वाली चार्ज इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट। चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है? बड़ी चार्ज है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस क्या है? मतलब बड़ी है। तो क्या बताओ ये क्या करेगी? इसको अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करेगी तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि इसकी रिपल्सन और इसकी अट्रैक्शन दोनों आपस में अपोजिट तो है ही और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाए। अगर हो जाएंगे तो बताओ ये वाली जो पॉइंट है, सी वाली रीजन है, चाहे ये वाला जो रीजन है पूरा, ये कौन सा रीजन है? न्यूट्रल पॉइंट का रीजन है या न्यूट्रल रीजन है बोल सकते हैं। बोलो क्लियर, नोट करेंगे। और एक और चीज याद करो, दो अनलाइक चार्जेस -2q +q, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें कुछ गोल्डन लाइन याद रह जाता है तो क्या? अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं क्या? बिल्कुल है। अनलाइक समझते हो ना? क्या? अपोजिट नेचर के चार्ज। और अनइक्वल का मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्ज। अगर दो अनलाइक और अनइक्वल चार्जेस हो तो हमेशा न्यूट्रल पॉइंट कमजोर वाले चार्ज के पास में होती है। कमजोर को सपोर्ट, तो कौन कमजोर है इसमें से? ये है। सपोर्ट किसको करना चाहिए? डायरेक्टली सी रीजन को हम टिक करके आ सकते हैं भाई, कमजोर को सपोर्ट। लेकिन कमजोर को सपोर्ट तो है, लेकिन देख लेना पता चला कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ गई, फिर उस केस में हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सपोर्ट कब करेंगे? अनइक्वल अनलाइक चार्जेस अगर हो तो कमजोर को सपोर्ट करेंगे। जो लोग क्लास किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा ये लाइन, तो इसको लिख भी लेंगे। टू अनइक्वल अनलाइक चार्जेस आर प्लेस्ड, देन कमजोर को सपोर्ट। ठीक है? ठीक है ना? हाइब्रिड क्लास, आजकल तो हाइब्रिड चल ही रहा है सब कुछ।
two unequal unlike charges, two unequal unlike charges are placed at distance, are placed at some distance, लिख लो, distance कुछ भी हो सकता है, at some distance, then neutral point is in the region, neutral point is in the region outside the charge having smaller magnitude, outside the charge having smaller magnitude. देखो हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड के आउटर वाले रीजन, और उसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कमजोर को सपोर्ट. ये लाइन हमेशा याद होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में, न्यूट्रल पॉइंट में, कहीं भी तुम्हें ऐसा करना है, लेकिन हाँ कंडीशन हैज टू बी वेरी वेरी इंटैक्ट. अनइक्वल अनलाइक चार्जेस, तो फिर जो है, और हमने देखो हर रीजन को लेकर देखा है कि कहां कहां क्या प्रॉब्लम आ रही. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट टर्न पे विल स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइटली चार्ज्ड वायर, और उसमें हम कंसेप्ट एक इस्तेमाल करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी. याद करो किससे रिप्रेजेंट करते थे, लैम्डा से. लैम्डा इक्वल टू क्या था, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, मतलब Q बाई L. गुड, चलो फिर आज के लिए इतना ही. थैंक यू.